तो गुड आफ्टरनून बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन एंड पोलराइजेशन। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंडक्शन और फ्रिक्शन से कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है वो एक्सप्लेन कर दिया था, वो समझा दिया था। अब हम बात करते हैं इंडक्शन की, और मैंने शायद आपको पिछली बार भी बताया था कि इंडक्शन मेरा फेवरेट टॉपिक है। प्लस मैं बता दूँ, इंडक्शन एक 3 स्टार टॉपिक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसे बोर्ड में पूछे जाने के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए इंडक्शन से शुरुआत करते हैं। इंडक्शन, अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, इंडक्शन का मतलब है प्रेरणा, मोटिवेशन। इंडक्शन में क्या होता है बेटा, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के करीब आती है, जिससे एक अनचार्ज बॉडी में चार्ज होने की चाहत जगती है, प्रेरणा होती है कि चलो हम भी चार्ज होंगे। और जैसे ही उसे चार्ज कहीं से मिलता है तो वो चार्ज ले लेती है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कैसे सर जी, तो देखिए बेटा क्या होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान के चलिए आपके फादर आपके साथ आके बैठ जाएं, तो क्या होगा? अब आप अपने फादर के सामने मोबाइल और पबजी और इंस्टाग्राम ये सब तो नहीं चलाएंगे। तो जैसे ही आपके फादर आपके पास आए तो आपके अंदर अपने आप ही पढ़ने की चाहत जग जाएगी। जैसे ही चाहत जग जाएगी और बाई चांस आपके आसपास किताब हुई, जैसे ही आपको पढ़ने का मौका मिला आप पढ़ने लग जाएंगे। वहाँ पर पापा आपको बैठ के पढ़ा नहीं रहे हैं, इसके बावजूद तुम अपने आप ही बेटा क्या करने लगते हो, पढ़ने लगते हो। क्यों? क्योंकि एक चार्ज बॉडी, ठीक है, आप आपके पापा को मैं कहूँगा कि वो एक चार्ज बॉडी है, आपके करीब आई, आपके अंदर मोटिवेशन आया चार्ज होने का, तो आपको जैसी किताब मिली आप चार्ज होने लगे, पढ़ने लगे। उसके बाद पापा जब चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब पापा चले भी गए तो आपने जो चीज़ पढ़ ली तो वो पढ़ ली, वो तो अब आपके दिमाग में रह ही जाएगी। इस तरीके से चार्ज बॉडी काम करती है, इंडक्शन प्रोसेस काम करता है। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, तो पहले लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। क्या है, कहता है इंडक्शन, इंडक्शन है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, एक बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड बॉडी विदाउट एनी शेयरिंग ऑफ चार्ज। इसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज नहीं होता, इज नोन एज इंडक्शन। और इस मेथड को हम लोग कंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंडक्शन मेथड जो है कंडक्टर के लिए ही यूज़ होता है। अब इसमें हम काम कैसे करते हैं ज़रा इसे समझ लेते हैं। अब देखिए बेटा, एक चार्ज बॉडी है, मान के चलिए चार्ज बॉडी ए है, ये आपके पास एक चार्ज बॉडी ए है, और एक आपके पास अनचार्ज बॉडी बी है। बॉडी अभी अनचार्ज है और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो देखने लायक है। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तब तक बॉडी में चार्ज अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद क्या होता है, मान के चलिए आप इस चार्ज बॉडी को, कहाँ गया, हाँ जी यार, इस चार्ज बॉडी ए को अनचार्ज बॉडी के जैसे करीब लाएंगे, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो जाएगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। बॉडी अभी भी अनचार्ज रहेगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और बॉडी पर चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो बॉडी पर अभी कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन क्या होगा बेटा, बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ख़राब हो जाने से एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। किस तरफ नेगेटिव, किस तरफ पॉजिटिव, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव बॉडी पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो इधर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, और रिपल्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ जमा हो जाएंगे। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा होते हैं वहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा, वहाँ पर पोटेंशियल बेटा आपका होगा नेगेटिव, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होते हैं वहाँ पर पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, वहाँ पे पोटेंशियल होगा आपका पॉजिटिव। अच्छा, जो चार्ज बेटा पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण आपके फ्रंट फेस पर जमा हुए हैं, मैंने फ्रंट फेस नाम दिया इसे, उन चार्ज को हम लोग कहेंगे बाउंड चार्ज, क्योंकि वो चार्ज अट्रैक्शन के कारण बंध गए हैं, वो कहीं जा नहीं सकते। और जो चार्ज बेटा आपके रियर फेस में, पीछे वाले फेस में जमा हुए हैं, वो हम कहेंगे फ्री चार्ज, वो कहीं भी जा सकते हैं। अब बॉडी चार्ज लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब क्या होगा बेटा, जैसे ही हम मान के चलिए बॉडी की अर्थिंग कराएंगे, यहाँ पर बॉडी की हमने अर्थिंग कराई, यहाँ पे अर्थिंग है,
तो बेटा क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज था तो इसे बैलेंस करने के लिए ज़मीन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और इधर जो है आपका नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। आप सभी को पता है अर्थिंग करने से किसी जगह का पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अर्थिंग करने पर यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन दूसरे तरफ के पोटेंशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, दूसरे तरफ के पोटेंशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इधर जो चार्ज है बेटा नेगेटिव चार्ज, वो बाउंड चार्ज है, वो कहीं जाएंगे नहीं। तो इससे अब बॉडी पर ओवरऑल चार्ज आ गया है। अब बॉडी चार्ज हो गई है, लेकिन बॉडी पर चार्ज सारे अभी एक ही तरफ जमा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी आपका नॉन यूनिफॉर्म है। अब आपकी जो ये चार्ज बॉडी थी पहले, ये रही चार्ज बॉडी ए, इसने बेटा कोई कुछ नहीं किया, इसने कोई चार्जिंग नहीं करी, इसने कोई चार्ज शेयर नहीं करा, लेकिन अपने आप ही दूसरे बॉडी को मोटिवेशन मिली, दूसरे बॉडी का इंडक्शन हुआ और उसने क्या करा, ज़मीन से चार्ज ले लिया। उसके बाद जब आप इस बॉडी को हटा देंगे तब आपके पास जो बॉडी पे चार्ज होगा वो उस पर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बॉडी अब चार्ज हो चुकी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और बॉडी अगर यूनिफॉर्म शेप की हो तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बॉडी मैंने स्क्वायर कर ली है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस पेज को एक बार आप गौर से देख लीजिए अगर आपको नोट्स बनाने हो तो। देख, इंडक्शन एक 3 स्टार प्रोसेस है बेटा। इस प्रोसेस के ऊपर नोट लिखने के लिए आता है आपके बोर्ड में, तो आपको जो है इसके ऊपर नोट लिखने का तरीका, नोट लिखना भी आना चाहिए। तो ये आपका पहला पेज है। अगले पेज पर आते हैं। अब दूसरी बात, अब इसमें जो नेचर ऑफ चार्ज आता है बॉडी पर, वो दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। मतलब इंडक्शन होने के बाद अगर दोनों बॉडी को बाय चांस आप टच कराते तो वो अट्रैक्शन करते हैं। नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडीज आर ऑफ अपोजिट नेचर, उनका नेचर अपोजिट होगा। और अगर बॉडी कंडक्टर है, क्योंकि हमारा ये मेथड कंडक्टर पर ही वैलिड है, तो बॉडी पर जो इंड्यूस चार्ज आएगा, चार्ज बॉडी के जस्ट अपोजिट मैग्नीट्यूड नेचर का होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब कि अगर आप प्लस 20 माइक्रोकुलाम की बॉडी, चार्ज बॉडी अगर लाएंगे आप कंडक्टर के करीब और उस पर इंडक्शन कराएंगे, फाइनली उस पर -20 माइक्रोकुलाम का चार्ज आएगा। 10 मिलीकुलाम का लाएंगे तो उसमें -10 आएगा। -5 कुलाम का लाएंगे तो बॉडी पर +5 कुलाम आएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट चार्ज आएगा। ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बेटा आते हैं पोलराइजेशन पर। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की बात करते हैं बेटा। तो पोलराइजेशन क्या होता है? अब पोलराइजेशन बिल्कुल सेम मेथड है जो कि आपका इंडक्शन होता है, लेकिन इंडक्शन आप कंडक्टर पे करते हैं और पोलराइजेशन आप डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर्स पर करते हैं। तो सेम टू सेम वही चीज़ है बेटा। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए डाइलेक्ट्रिक, जिसे हम कह सकते हैं इंसुलेटर, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी विदाउट एनी शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट बात है, शेयरिंग ऑफ चार्ज नहीं होनी चाहिए। विदाउट एनी शेयरिंग ऑफ चार्ज इज़ नोन एज पोलराइजेशन। वो पोलराइजेशन होता है। पहले तो ये लगता है डाइलेक्ट्रिक के लिए और इंसुलेटर के लिए, ये हमें पता होना जरूरी है। हाउएवर मैंने अलग से लिख भी दिया है, दिस मेथड इज़ वैलिड फॉर डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। ये पहला पॉइंट भी है, दिस मेथड इज़ यूज फॉर डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। फिगर और मेथड बिल्कुल सेम है जैसे कि इंडक्शन में था, यानी कि बेसिकली वही चीज़ इसमें करनी पड़ती है। बस इसमें एक चीज़ अलग है बेटा, वो है फॉर्मूला, जो हमें याद करना होगा। बोर्ड में और कंपटीशन में, न्यूमेरिकल में काम भी आ सकता है। तो आपका इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? इस केस में बॉडी पर जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो ओरिजिनल चार्ज का जस्ट अपोजिट नहीं होगा, उसका नेचर तो अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। और उस मैग्नीट्यूड को निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो है -q ब्रैकेट 1 - 1/k। और यहाँ पे जो ये k है, इस k को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। k को हम लोग कहते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो कि फिक्स होती है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है, बाय नेचर इंट्रिंसिक होती है।
अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बेटा इसके वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर रेंज में लाई करती है। किस रेंज में लाई करती है जरा उसे देख लेते हैं। अगर प्योर इंसुलेटर है बेटा तो उसके चार्जेस जो हैं पूरी तरीके से बाइंड होंगे, क्योंकि उसके चार्जेस जो है मटेरियल में पूरी तरीके से बाइंड होंगे तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कभी भी नॉन यूनिफॉर्म यानी कि ख़राब नहीं होगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब ही नहीं होगा तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल वगैरह क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो अर्थिंग कराने पर भी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो प्योर इंसुलेटर पे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या होती है? प्योर इंसुलेटर पे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू 0 होती है, उसमें कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता। ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्योर इंसुलेटर पे आपका इंड्यूस चार्ज क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे इंड्यूस चार्ज का हमने फॉर्मूला लगाया जो ऊपर हमने सीखा था, -q ब्रैकेट में 1 - 1/k = 0। तो इसे सॉल्व करके k की वैल्यू बना रही है, यानी कि प्योर इंसुलेटर के लिए ये वैल्यू 1 होती है। और मैं आपको बता दूं एयर और वैक्यूम ये दोनों के दोनों आपके प्योर इंसुलेटर ही हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता बेटा तो हमारे ऊपर रोज़ बिजली गिर रही होती। वैसे कोरोना के मार से हम लोग परेशान हैं, बिजली से और परेशान हो जाते। तो याद रखिए एयर और वैक्यूम जो हैं आपके प्योर इंसुलेटर हैं, इसलिए जो है बादलों पे इतना जो चार्ज जमा होता है उसके बावजूद वो हम पर नहीं गिर रहा होता। बाय चांस कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर कभी कभी तो बिजली गिरती है। हाँ, कभी कभी बिजली गिरती है तो उसका भी एक कारण है जिसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात इसी तरीके से हम लोग करते हैं प्योर कंडक्टर की। प्योर कंडक्टर में तो खैर मैंने बता ही दिया कि प्योर कंडक्टर पे Q इंड्यूस -Q के बराबर होता है, यानी कि फॉर्मूला जो आपका होगा -Q ब्रैकेट में 1 - 1/k = -Q रखा, -Q से -Q कैंसिल, यहाँ पे बचा 1। तो 1 - 1/k = 1। 1 इधर आपने 1/k को माइनस वाले को राइट हैंड साइड पर ले गए, 1 को इधर माइनस करा, 0 आया, 0 = 1/k। तो k की वैल्यू आ गई इन्फिनाइट। और ये वैल्यू होती है मेटल्स की। जो मेटल्स होते हैं उन्हें प्योर कंडक्टर माना जाता है बेटा, तो उनके k की वैल्यू आप मान के चलेंगे इन्फिनिटी। वैसे खैर उनकी k की वैल्यू ज़्यादा होती है, इन्फिनिटी किसी मेटल की नहीं होती। और रेंज सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इनकी रेंज होती है बेटा, यानी कि फाइनली पता लग गई कि कोई भी चीज़ हमें पता है ना तो प्योर इंसुलेटर हो सकती है ना प्योर कंडक्टर। तो जो रेंज इनकी होती है वो 1 से लेके इन्फिनिटी के रेंज में होती है। कोई बच्चा ये कह सकता है कि मैथ वाला बच्चा कि सर ये तो ब्रैकेट इंक्लूडेड वाला बना दो, तो मैंने इंक्लूडेड वाला बना दिया। 1 वैल्यू इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती ब्रैकेट में। ये मैथ के बच्चों के लिए बात है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। एक बार इस पेज को भी आप देख लीजिए नोट्स बनाने के लिए। ये भी आपके पेपर में या तो इंडक्शन या पोलराइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा। और जब पोलराइजेशन पे शॉर्ट नोट आएगा तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा सेम एज इन इंडक्शन कहीं लिख दो। सेम टू सेम डायग्राम, सेम टू सेम फिगर आपको बनानी होगी, लेकिन उसमें डिटेल्स भी लिखनी होगी। तो एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक नोट देख लीजिए आप। ओके, ठीक है, चलिए अब हम आते हैं उनके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास है कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ऑन इंडक्शन एंड पोलराइजेशन। इंडक्शन और पोलराइजेशन के ऊपर कुछ 1-2 क्वेश्चन जो आपके काम के हैं, नीट के लिए भी, IIT मेंस वगैरह के लिए, जी के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो देखिए बेटा पहले क्वेश्चन को फिगर एक हमें दे रखी है। इस फिगर को मैं एक डब्बे में रख लेता हूँ। चलिए ये डब्बे में रख दिया मैंने इसे। हाँ जी, तो एक चार्ज बॉडी को, ये रही चार्ज बॉडी को हमने ब्रॉड किया है नियर ए अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। न्यूट्रल है, ठीक है, ये चीज़ हमें पकड़ना जरूरी है। क्या क्या बातें गिवन है, न्यूट्रल है और वो कंडक्टिंग स्फीयर है। तो पोटेंशियल ऑन द रियर फेस, रियर फेस पर पोटेंशियल क्या होगा? सवाल है कि रियर फेस पर पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने फिर भी लिख दिया है फ्रंट फेस और रियर फेस ये है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्वेश्चन तो आप लोगों को पता लग ही गया। तो सॉल्यूशन देखिए इस तरीके से, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पोटेंशियल इस वाले साइड पर होगा पॉजिटिव। तो इधर पोटेंशियल है बेटा पॉजिटिव, तो इसका आंसर रहेगा पॉजिटिव।
इसी तरीके से बाय चांस यहाँ पे नेगेटिव होता तो इधर साइड पर बेटा जो पोटेंशियल आता वो नेगेटिव होता। ओके, बाय चांस ये प्योर इंसुलेटर होता तो पोटेंशियल नेट आपका तब भी 0 रहता। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए डाइलेक्ट्रिक, जब उसे एक डाइलेक्ट्रिक के करीब लाते हैं तो वो पोलराइज होता है और अर्थिंग करने पर उस पर चार्ज कितने का आता है? अर्थिंग करने पर उस पर चार्ज आता है, इंड्यूस चार्ज आता है बेटा -12 माइक्रोकूलम। अच्छा, चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज कितना था? वो था +20 माइक्रोकूलम। तो पूछ रहे हैं बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो क्यू इंड्यूस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, -q ब्रैकेट में 1 - 1/k -12 माइक्रोकूलम इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 20 माइक्रोकूलम 1 - 1/k, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो ये बेटा माइनस से माइनस भी कैंसिल, 20 यहाँ डिवाइड में भेजा तो ये डिवाइड करने के बाद आ रहा है बेटा ये 4 के टेबल पे 3 पर, ये 4 के टेबल पे 5 पर, 3/5 इज इक्वल टू 1 - 1/k, तो 1/k इज इक्वल टू 1 - 3/5 यानी कि ये 2/5 आ गया, यानी कि k की वैल्यू आ गई 5/2 यानी कि 2.5। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ऐसा सवाल पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इज़ नॉट ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें पता है कि रेंज जो होती है बेटा इनकी वो होती है 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो भी चीज़ इंक्लूड है सब आ जाएंगी, तो ये इंक्लूड नहीं है 0.7, तो 0.7 इसका आंसर नहीं है। फिर आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, when a charged body is brought near an uncharged conductor, एक अनचार्ज कंडक्टर के करीब लाते हैं तो इनमें से क्या चीज़ होती है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकम यूनिफॉर्म, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकम नॉन यूनिफॉर्म, बात तो ठीक कह रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है, लेकिन बॉडी बिकम चार्ज, ये वाली बात उन्होंने गलत कही। और देखते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकम नॉन यूनिफॉर्म और बॉडी रिमेन्स न्यूट्रल, ये बात सही है और ये भी बात सही है, क्योंकि हमने इंडक्शन में देखा था और पोलराइजेशन में भी देखा था कि क्या होता है। बाकी इसमें कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म रहेगा तो वो बात गलत है, दूसरे वाले में भी कह रहे हैं यूनिफॉर्म रहेगा तो वो बात भी गलत है। तो आपका बेसिकली इसका आंसर रहेगा बेटा बी वाला, इसमें सी से जस्ट ऊपर वाले को हमने सॉल्व कर दिया और ऊपर सबसे ऊपर वाला आपका सी। तो इसके साथ हमारा इंडक्शन और पोलराइजेशन टॉपिक हो गया है बेटा, और आप साथ के साथ नोट्स बनाने के लिए या थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चनों को भी उतार सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। तो इसके साथ हमारा इंडक्शन और पोलराइजेशन टॉपिक हो गया है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक होगा आपका कूलॉम लॉ। हम लोग कूलॉम लॉ पर न्यूमेरिकल और उसकी डेरिवेशन दोनों चीज़ें करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं बेटा, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।